हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी पदार्थों के गुण। लास्ट लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का नाम गलती से इलास्टिसिटी दे दिया था, उसे करेक्ट करके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़िएगा। एक्चुअली इलास्टिसिटी उसका एक पार्ट है। चैप्टर का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, उसमें एक टॉपिक है या एक पार्ट है उसका, वो है इलास्टिसिटी। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स में सिलेबस में मेंशन किया हुआ है इस टॉपिक को। एक है इलास्टिसिटी जिसके अंदर 2 पॉइंट हैं, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ, यानी कि प्रतिबल और विकृति की परिभाषा जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। उसके अलावा एक टॉपिक दिया है हुक का नियम, और इलास्टिसिटी से रिलेटेड ही एक टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था गुणांक, और सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी प्रतिबल विकृति वक्र का महत्व। ये कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ नाम हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। इनको समझने के लिए थोड़े से टॉपिक इधर उधर के पढ़ के, जैसे हमें प्रत्यास्था गुणांक पढ़ना है तो उसके लिए पहले हमें प्रतिबल और विकृति के प्रकार भी पढ़ने पड़ेंगे। तो कुछ टॉपिक्स हमें सिलेबस में जो नाम मेंशन है उसके अलावा भी स्टडी करने पड़ेंगे ताकि इन टॉपिक्स को हम समझ सकें। जैसे प्रतिबल विकृति वक्र का महत्व लिखा है सिलेबस में, लेकिन पहले हमें वो वक्र पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमें उसका महत्व समझ में आएगा। तो ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब इलास्टिसिटी का एक जो चैप्टर माना जाता है उससे रिलेटेड है, और इसके अंदर ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें से इलास्टिसिटी क्या होती है ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, और स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है यानी प्रतिबल और विकृति की जो परिभाषा है वो भी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सिलेबस को कवर करने के लिए आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं प्रतिबल और विकृति के प्रकार, हुक का नियम, प्रतिबल और विकृति वक्र, और प्रतिबल विकृति वक्र का महत्व। सिलेबस में आपके इनमें से 2 ही टॉपिक मेंशन है, हुक का नियम और प्रतिबल विकृति वक्र का महत्व। पर इनको समझने के लिए या फिर आगे जब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें हमें प्रतिबल और विकृति के प्रकार पता होने चाहिए। इसलिए प्रतिबल और विकृति क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो उसी के क्रम में मैंने इनके प्रकार को इस लेक्चर में इंक्लूड कर लिया है। इनका यूज करके प्रत्यास्था गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कल के लेक्चर में निकालेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रतिबल और विकृति के प्रकार क्या क्या होते हैं, यानी टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब देखिए, प्रतिबल के समय हमने देखा कि हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे थे जिसकी वजह से एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी हमने? एक बाह्य बल लगाते हैं, यानी ये जो बाह्य बल लगाते हैं ये हम 3 टाइप से लगा सकते हैं, जिसमें से पहला टाइप आता है, किसी भी सिलेंड्रिकल वस्तु को ले लीजिए, यानी कि बेलनाकार वस्तु लीजिए, जैसे कोई भी वायर या तार का टुकड़ा ले लिया आपने। इस तार के दोनों सिरों पर, एक ऊपर का सिरा एक नीचे का सिरा, नीचे के सिरे पर नीचे की तरफ बल F लगाइए और ऊपर के सिरे पर ऊपर की तरफ बल F लगाइए। सिंपल शब्दों में कहूं तो इस तार के दोनों सिरों को बल F लगाकर खींचिए। इस अवस्था में आप देखेंगे तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जब आप बाह्य बल F इसके दोनों सिरों पर बाहर की तरफ लगा रहे हैं, तार की लंबाई में वृद्धि हो रही है, इस केस में जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस या तनन प्रतिबल कहते हैं। इसी केस में एक और सिचुएशन हो सकती है जब हम ये बल F बाहर की तरफ नहीं लगाकर तार के अंदर की तरफ लगाएं, यानी कि ये जो बल F लगा रहे थे इसकी दिशा को बदल दें, उल्टा कर दें। बदलने के कारण इस तार की लंबाई हम देखेंगे कि कम हो जाती है, और ऐसे केस में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस या संकुचन प्रतिबल कहते हैं।
ये जो टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि तनन प्रतिबल है और कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कि संकुचन प्रतिबल है, इन दोनों को कॉमन अगर हम किसी वर्ड से डिनोट करना चाहें, यानी कि दोनों को मिलाकर अगर कोई टर्म यूज करे, दोनों के लिए कॉमन टर्म यूज करनी हो, तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ये जो दोनों केस हैं यानी कि तनन या संकुचन, इन दोनों प्रतिबलों के केसेस में आप देखेंगे दोनों में ही लंबाई में परिवर्तन होता है। जब तनन प्रतिबल हम लेते हैं तो लंबाई बढ़ती है, या फिर संकुचन प्रतिबल लिया जाता है तो उसके अंदर लंबाई घटती है। मैंने मान लिया कि दोनों में से किसी भी केस में जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा एल हो रहा है, यानी अगर तनन प्रतिबल लगाया जाता है तो डेल्टा एल से लंबाई बढ़ जाती है, और अगर संकुचन प्रतिबल लगाया जा रहा है तो लंबाई डेल्टा एल घट जाती है। यानी लंबाई में जो परिवर्तन है वो डेल्टा एल है, और उसकी प्रारंभिक लंबाई जो ओरिजिनल लेंथ थी वो मैंने मान लिया कि कैपिटल एल है। तो इस केस में डेल्टा एल और कैपिटल एल का जो अनुपात है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या चीज है? जितना आपकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, चाहे वो बढ़ी हो या घटी हो, जो भी परिवर्तन हुआ है वो अपॉन जितनी आपकी प्रारंभिक लंबाई थी, यानी कि डेल्टा एल और एल का अनुपात लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। अब सेकंड देखिए कौन सा मेथड है। अगर हम बल लगाना चाहें तो एक सिलेंडर लिया पहले की तरह, इस सिलेंडर के जो ऑपोजिट सरफेसेस हैं यानी कि ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस, इन पर हमने एक स्पर्श रेखा की दिशा में बल लगाया। ऊपर वाले सरफेस पर मैंने राइट हैंड साइड में बल लगाया और नीचे वाले सरफेस पे लेफ्ट हैंड साइड में बल लगाया। स्पर्श रेखा की दिशा में लगने वाला बल उस वस्तु के अंदर एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपेक्षिक विस्थापन पैदा करता है, जिसे मैंने मान लिया कि डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स कहाँ होगा वो आप अपने चित्र में देख सकते हैं। तो स्पर्श रेखा की दिशा में बल लगाने पर हमें एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और इस स्थिति में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे हम स्पर्श रेखीय प्रतिबल या फिर शियरिंग स्ट्रेस या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। स्पर्श रेखीय प्रतिबल को इंग्लिश में टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, और अपरूपण प्रतिबल को इंग्लिश में शियरिंग स्ट्रेस कहा जाता है। तो यानी अलग अलग भाषाओं में बोला जाए तो इसका नाम होगा या टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस या फिर स्पर्श रेखीय प्रतिबल या फिर अपरूपण प्रतिबल। चारों नाम एक ही चीज को डिनोट करते हैं। अपरूपण प्रतिबल की स्थिति में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे हम शियरिंग स्ट्रेन या अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति का मान कितना होगा? देखिए आपकी अवस्था में परिवर्तन कितना आ रहा है। विस्थापन आपको मिल रहा है डेल्टा एक्स के बराबर, प्रारंभिक लंबाई आपकी थी कैपिटल एल के बराबर, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेन आपको मिलती है डेल्टा एक्स अपॉन एल। जितना आपको परिवर्तन मिलता है अपॉन जितना आपका ओरिजिनल वैल्यू था, दोनों का जो अनुपात है वो शेयरिंग स्ट्रेन कहलाएगा। आपने मैथ्स में ट्रायंगुलर ज्योमेट्री जब पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि टेन थीटा की वैल्यू दिए गए चित्र में आपको मिलेगी डेल्टा एक्स अपॉन एल के बराबर। वहीं डेल्टा एक्स अपॉन एल आपका शेयरिंग स्ट्रेन भी है यानी अपरूपण विकृति भी है, तो इसे कॉमनली कहा जा सकता है कि शेयरिंग स्ट्रेन का मान हो गया आपका डेल्टा एक्स अपॉन एल, और डेल्टा एक्स अपॉन एल की वैल्यू हो गई टेन थीटा के बराबर। ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है, और सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू भी थीटा के इक्वल मानी जा सकती है। तो अगर मेरा ये थीटा बहुत कम है या वैल्यू इसकी छोटी छोटी है तो शेयरिंग स्ट्रेन का मान आपको मिला टेन थीटा या लगभग बराबर थीटा के बराबर। फोर्स लगाने का तीसरा मेथड क्या हो सकता है? जैसे इमेजिन कीजिए कि कोई पानी की टंकी है, उसके अंदर आपने किसी भी इलास्टिक मटेरियल का कोई क्यूब लिया, क्यूब मतलब घन जैसी कोई वस्तु ली है, और उस पानी की टंकी में आपने फेंक दिए। अब क्या होगा, इस इलास्टिक मटेरियल पर इस टंकी का जो पानी है वो सभी दिशाओं में बल लगाता है। मान लीजिए कि बल का मान कुछ इतना इफेक्टिव होता है कि ये इस वस्तु पर जो बल लगा रहा है उसकी वजह से इसके आयतन में कमी होती है। इसकी शेप चेंज नहीं होती क्योंकि हर दिशा से समान बल लग रहा है, तो इसकी शेप तो वही रहती है लेकिन इसके आयतन में कमी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में
ये वस्तु हाइड्रोलिक कंप्रेशन में कही जाती है और इस कंडीशन में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है या जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसे हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। अब क्योंकि बल बटा क्षेत्रफल दाब का भी मान होता है, इसलिए इस हाइड्रोलिक स्ट्रेस का जो मान है वो हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर होगा। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या चीज है? पानी के द्वारा लगाया गया दाब। और इस कंडीशन में मान लीजिए कि इसके आयतन में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा वी है। इनिशियली इसका आयतन कैपिटल वी था, मतलब इसका कोई भी जो वॉल्यूम था वो कैपिटल वी के बराबर था, और डेल्टा वी मान की इसमें कमी हो जाती है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस के अंडर में अगर किसी वस्तु में स्ट्रेन उत्पन्न हो रहा है तो उसे आप वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। परिवर्तन किस में हो रहा है? वॉल्यूम में, आयतन में, इसलिए इसे वॉल्यूम स्ट्रेन या आयतन विकृति कहा जाता है। और इस वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू होती है डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि आयतन में जितना परिवर्तन हुआ उसका भाग कर दीजिए उसका जितना प्रारंभ में आयतन था। यानी अभी तक जितना हमने पढ़ा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो प्रकार देखे, उसमें हमें 3 प्रकार की विकृति मिली है। अनुदैर्ध्य विकृति जिसका मान है डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर। दूसरी मिली आपको अपरूपण विकृति यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एल और या फिर टेन थीटा। थर्ड हमें मिली आयतन विकृति जिसकी वैल्यू हमें मिलती है डेल्टा वी अपॉन वी। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए। कल का जो लेक्चर आएगा जिसमें हम प्रत्यास्थ गुणांक निकालेंगे उसमें हम इन तीनों फॉर्मूलाज को टाइम टू टाइम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हुक का नियम या हुक्स लॉ। हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रतिबल और विकृति के बीच में संबंध स्थापित किया। उन्होंने क्या बताया कि अगर आप प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी वस्तु पर बल लगाते हो, यानी कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर मतलब सिर्फ उसी लिमिट तक बल लगाना है जिसमें बल हटाने पर वस्तु अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, उसी लिमिट तक आपको अपने बल का मान रखना है। तो हुक ने कहा कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न होने वाली विकृति के समानुपाती होता है। मतलब समानुपाती जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया गया था, अगर कोई दो वस्तुएं आपस में समानुपाती हैं तो जैसे जैसे एक की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, या फिर एक की वैल्यू कम होने के साथ में दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती जाती है। तो हुक ने कहा कि किसी भी प्रत्यास्थ वस्तु पर प्रत्यास्थ सीमा में बल लगाने पर उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, या शॉर्ट में कहूं समझाने के लिए तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। कंडीशन क्या है? जो आप बल लगा रहे हैं वो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर होना चाहिए, प्रत्यास्थ सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूला के रूप में लिखा जाए तो लिखा जाता है प्रतिबल समानुपाती विकृति के। फिर आपको पहले भी बताया था ओम के नियम में समानुपाती का निशान हटाने के लिए आपको क्या करना है, समानुपाती की जगह बराबर का निशान लगा देना है। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी की ऐसी रखनी है, राइट हैंड साइड भी ऐसी की ऐसी रखनी है, लेकिन राइट हैंड साइड को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी चीज को मैं यहाँ अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे मिलेगा प्रतिबल इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू विकृति, या फिर प्रतिबल अपॉन विकृति की वैल्यू मुझे एक कांस्टेंट मिलती है। इस कांस्टेंट को E लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में E लिखा जाता है। यहाँ पर E जो है वो एक कांस्टेंट होता है जिसे इलास्टिसिटी कोफिशिएंट या प्रत्यास्थ गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या प्रतिबल विकृति वक्र। सिलेबस में इस वक्र का महत्व दिया हुआ है, लेकिन महत्व पढ़ने से पहले देखते हैं कि प्रतिबल और विकृति के बीच में वक्र कैसे आता है और कैसा आता है। मतलब वक्र बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसकी विधि क्या होगी, हम कैसे वो वक्र प्राप्त करेंगे, और फिर उस वक्र को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा वक्र आता है उसका क्या क्या मतलब है। देखिए आपने प्रतिबल के 3 प्रकार पढ़े हैं, इसी तरीके से विकृति के भी 3 प्रकार पढ़े हैं। आप किसी भी प्रकार के प्रतिबल और किसी भी प्रकार की विकृति के बीच में ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं। यानी तनन प्रतिबल,
संपीड़न प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल, तीनों में से आप किसी के लिए भी प्राप्त करेंगे। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो हम एक बार के लिए तनन प्रतिबल के लिए लेकर चलते हैं। तो तनन प्रतिबल क्या था? ऐसा प्रतिबल जिसके कारण जो विकृति उत्पन्न होगी वो अनुदैर्ध्य विकृति होगी और परिवर्तन किसमें होगा? लंबाई में। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि कोई भी बेलन लिया या फिर कोई तार लिया, जो आपने जैसे तनन प्रतिबल जब पढ़ा था तब देखा था। किसी भी बेलन या तार को ले लिया, उसके ऊपर एक बाह्य बल लगाया और उसको मैंने विस्तार किया है। तनन प्रतिबल में विस्तार होगा लंबाई में, तो उसका विस्तार करते हैं। फिर क्या होता है, इसके साथ में हम जो विकृति आती है उसे नोट कर लेते हैं। धीरे धीरे इस प्रत्यारोपित जो बल है उसके मान को हम बढ़ाते हैं, लंबाई में परिवर्तन होगा, उसे भी नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रत्यारोपित बल का मान और बढ़ाएंगे, लंबाई में और परिवर्तन होगा। कहने का मतलब आप जो बल लगा रहे हैं उसके मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, जिससे उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जितना आप बल लगा रहे हैं उसे नोट कर लीजिए, या दूसरे शब्दों में कहूँ, उस बल के रिगार्डिंग जो प्रतिबल आएगा आपके पास उसे नोट कर लीजिए। और इधर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो जितने प्रतिबल के सापेक्ष जितनी विकृति आपको मिल रही है दोनों को नोट करते जाइए। बल का मान बढ़ाते जाइए और लंबाई में परिवर्तन नोट करते जाइए, या फिर मैं कहूँ प्रतिबल का मान नोट करते जाइए और उसके संगत जो विकृति आ रही है उसका मान नोट करते जाइए। अब ये जो आपके पास रीडिंग आई प्रतिबल की और दूसरी रीडिंग आपके पास आई विकृति की, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाइए। जैसा मैंने पहले कहा, यहाँ ब्लू कलर में वही चीज हाईलाइट करके लिखी हुई है कि मैंने जो आपको अभी समझाया ये तनन प्रतिबल है, मैंने जो अप्लाई किया है वो तनन प्रतिबल है। आप ऐसा ही एक्सपेरिमेंट संपीड़न प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल के लिए भी कर सकते हैं और उसके लिए भी ग्राफ बना सकते हैं। दूसरी चीज, अलग अलग मैटर लेते हैं आप, अलग अलग पदार्थ लेते हैं, तो उनके लिए प्रतिबल विकृति वक्र भी अलग अलग मिलते हैं आपको। ठीक है, यानी दो चीजें क्या है कि हम किसी भी टाइप का प्रतिबल ले सकते हैं, उसके संगत अपना ग्राफ बना लेंगे, और दूसरा हम अलग अलग पदार्थों के लिए जब ये ग्राफ बनाएंगे तो हमें अलग अलग ग्राफ मिलेंगे। तो विधि आपको समझ में आई। किसी भी जो भी आपको जिस भी टाइप का प्रतिबल लगाना है वो प्रतिबल लगाइए और उसके बाद उसकी संगत विकृति को नोट कर लीजिए। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाइए। हमने यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया या जो मैंने जो तनन प्रतिबल लिया उसके संगत जो अनुदैर्ध्य विकृति आई, उनके बीच में जब मैं ग्राफ बनाती हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है। स्क्रीन पर आपको दो ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे, सेम ग्राफ है, एक हिंदी में बनाया हुआ है, एक इंग्लिश में बनाया हुआ है, ताकि जो भी टर्म हम पढ़ते टाइम यूज करें। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो नाम है, इंजीनियरिंग के होने के कारण आपके नाम हिंदी के बजाय इंग्लिश में ज्यादा काम आते हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश का कर्व सेपरेटली शो किया है। तो इस ग्राफ में सेम ग्राफ है, सेम ही चीज है, एक हिंदी में लिखा हुआ है, एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको दोनों टाइप के दोनों वर्ड्स जो है वो ध्यान रखने हैं, ताकि किसी भी भाषा में वर्ड यूज किया जाए आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले एक्स एक्सिस उस पर विकृति ली गई है, फिर है वाई एक्सिस उस पर प्रतिबल लिया गया है, यानी एक साइड में स्ट्रेस है और एक साइड में स्ट्रेन है। फिर ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिखा रही है वो दिखा रही है आपके ग्राफ को, कि ये आपका ग्राफ इस टाइप का आता है। उसके बाद देखिए सबसे नीचे 0 पॉइंट है। जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बताती जा रही हूँ एक बार उनको नोट करते जाइए। सबसे नीचे 0 पॉइंट है, फिर ग्राफ बढ़ना शुरू होता है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए के बाद आपको पॉइंट बी दिखेगा, पॉइंट बी के बाद सी, उसके बाद ग्राफ चलता है और पॉइंट डी और पॉइंट ई। ये कुल मिला के आपको 4-5 पॉइंट ग्राफ पे नोट करने हैं। अब देखिए 0 से पॉइंट ए है, फिर बी सी डी ई, इन्हीं को हम आगे एक्सप्लेन करके देखते हैं कि इन पॉइंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है।
ग्राफ को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखिए, दोनों ग्राफ मैंने फिर से बनाए हैं ऊपर, ताकि जो एक्सप्लेनेशन हम साथ साथ में देख रहे हैं उसके साथ में हमें फिगर भी दिखती रहे। हो सकता है आपको स्क्रीन पे छोटा दिखाई दे रहा हो, तो आप अपनी कॉपी में पिछली स्लाइड से देख के कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और अगर ये विजिबल है तो यहाँ ठीक देखते हैं। तो पहली चीज क्या देखते हैं कि हम ओ से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। 0 से ए के बीच में जो ग्राफ मिल रहा है, हमें वक्र मिल रहा है, वो रैखिक है, यानी कि एक रेखा के रूप में मिल रहा है। तो ये 0 से ओ वाला ए वाला जो पॉइंट है, सॉरी 0 से ए वाला जो पॉइंट है, ये ग्राफ रैखिक मिल रहा है। और हम कहते हैं कि ये जो एरिया है, इसमें हुक के नियम का पालन होता है। हुक के नियम का पालन होता है का मतलब, जब भी हम प्रत्यारोपित बल हटा लेते हैं तो पिंड वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, इसी को आप कह रहे हैं कि ये जो है वो पदार्थ का प्रत्यास्थ आचरण या इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है। ग्राफ में लिखा हुआ है एरो बना के, 0 से ए के बीच का एरिया, उसमें पदार्थ प्रत्यास्थ आचरण दिखा रहा है, मतलब हुक के नियम का पालन करता है। जैसे ही आप बल को हटा लेते हैं तो पिंड अपनी प्रारंभिक विमाओं को वापस प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। आगे का एरिया हमें मिलता है पॉइंट ए से बी के बीच का एरिया। तो ए से बी के बीच के एरिया में प्रतिबल और विकृति, देखिए ग्राफ सरल रेखा में नहीं है, रैखिक नहीं है। रैखिक नहीं है इसका मतलब प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती नहीं है। समानुपाती मतलब जो समानुपाती का डायरेक्ट रिलेशन आता है कि जैसे आप एक की वैल्यू बढ़ाएंगे दूसरे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली रैखिक ग्राफ नहीं है इसका मतलब, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, मतलब हम साफ साफ नहीं कह सकते कि ये अनुक्रमानुपाती हैं एक दूसरे के। लेकिन फिर भी जब आप भार हटा लेते हैं तो पिंड वापस अपनी प्रारंभिक विमा पर आ जाता है। यानी कि बिल्कुल प्रत्यास्थ आचरण तो नहीं करेगा कि जैसे ही आपने बल को हटाया वैसे ही वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया और प्रतिबल और विकृति समानुपाती हो गई। कहने का मतलब हुक के नियम का एज इट इज पालन तो नहीं होता, लेकिन जब आप भार हटाएंगे तो वस्तु वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती है। ये जो पॉइंट बी है, इसे आप कहते हैं पराभव बिंदु या प्रत्यास्था सीमा। इंग्लिश में कहा जाता है यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। यानी चारों चीजें क्या है, प्रत्यास्था सीमा, पराभव बिंदु, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट, चारों एक ही चीज को दिखा रहे हैं। बिंदु बी को तो आप कहेंगे पराभव बिंदु या यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट हमने क्या देखी थी कि वो लिमिट जिसके नीचे नीचे अगर आपने बाह्य बल हटा लिया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। यानी 0 से बी तक की जो लिमिट है वो हो गई आपकी इलास्टिक लिमिट, कि यहाँ से 0 से लेकर बी बिंदु तक अगर आप कोई बल लगा के वापस हटा रहे हैं तो इसका मतलब वस्तु अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगी। अब देखिए इस बी के संगत जो प्रतिबल है, यानी कि आपने ग्राफ में जिस प्रतिबल के संगत ये बी बिंदु प्राप्त किया है, उस प्रतिबल को इसका पराभव पराभव सामर्थ्य या यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इसे सिग्मा वाई से डिनोट करते हैं। ग्राफ में ये बिंदु आपको दिखेगा एस वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो बी पॉइंट है वो आपका इलास्टिक लिमिट या पराभव बिंदु कहलाता है। और इस बी पॉइंट के ऊपर जो आपका प्रतिबल होता है वो आपका पराभव सामर्थ्य सिग्मा वाई कहलाता है। थर्ड पॉइंट हमें क्या कहते हैं, हम थर्ड पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि अगर हम भार को और बढ़ाते हैं, अब आगे हम भार को और बढ़ाते हैं तो जो प्रतिबल उत्पन्न होता है अब वो पराभव सामर्थ्य से ज्यादा हो जाता है। पराभव सामर्थ्य बिंदु बी के संगत जो प्रतिबल था वो था। अब अगर और भार बढ़ाया तो प्रतिबल का मान और बढ़ेगा और प्रतिबल का मान पराभव सामर्थ्य से ज्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इलास्टिक लिमिट से आगे जब जाएंगे तो क्या होगा कि आपने प्रतिबल का मान थोड़ा सा भी बढ़ाया है तो विकृति का मान तेजी से बढ़ता है।
जैसे आपको ग्राफ मिलेगा बी से लेकर आगे पूरा डी तक का। बी से डी तक के ग्राफ में आप क्या देखेंगे कि आप प्रतिबल का मान थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो भी विकृति का मान बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। बी और डी के बीच में जो पॉइंट सी है, उस पॉइंट तक हम भार को जब वापस हटाते हैं तो पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो नहीं आता, यानी जब प्रतिबल शून्य हो जाता है तो भी विकृति शून्य नहीं होती। इसलिए हम ये कह देते हैं कि द्रव्य में जो पदार्थ है उसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। यानी कि आप अभी हम स्टडी कर रहे हैं बी से लेकर डी तक वाला पार्ट ग्राफ का, और इस बी से डी तक के पार्ट में हमने क्या देखा कि अगर हम प्रतिबल का मान बढ़ाते हैं थोड़ा सा भी तो विकृति का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बी और डी के बीच के ग्राफ में जो पॉइंट सी है वहां तक पॉइंट सी तक अगर हम भार को हटा लेते हैं तो भी पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आता। अगर प्रतिबल शून्य कर दें तो भी विकृति शून्य नहीं होती। तो हमने क्या कह दिया कि इस पदार्थ में स्थायी विरूपण हो गया। ऐसे विरूपण को प्लास्टिक विरूपण या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या हो गया कि हमने प्रतिबल को जीरो कर दिया, वापस हटा लिया, तो भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आई। अब सी से आगे चलते हैं पॉइंट डी। पॉइंट डी पर जब कोई वस्तु आ जाती है तो पॉइंट डी जो है ये चरम तनन सामर्थ्य यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इसे आप सिग्मा यू से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट डी से आगे प्रत्यारोपित बल को आप घटा देंगे तो भी विकृति उत्पन्न होती रहती है। यानी कि प्रतिबल का मान घटा रहे हैं तो भी विकृति उत्पन्न होती रहती है। और बिंदु ई को आप फ्रैक्चर पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट या विभंजन बिंदु कह रहे हैं। यहां पर आकर वस्तु आपकी टूट जाती है। ठीक है। अब अगर ये जो पॉइंट डी और ई है, यानी कि ये जो डी है जिसे आप कह रहे थे चरम सामर्थ्य बिंदु, और पॉइंट ई है जिसे आप कह रहे हो फ्रैक्चर पॉइंट या विभंजन बिंदु। ग्राफ में ये डी और ई अगर पॉइंट पास पास हैं तो इस पदार्थ को आप कहोगे ब्रिटल या भंगुर। यदि ग्राफ में वो दूर दूर है, ये दोनों पॉइंट्स आपको ग्राफ में दूर दूर मिलते हैं, तो आप पदार्थ को कहोगे डक्टाइल या तन्य। क्या मतलब हुआ कि पॉइंट डी जो है, जहां तक आपको प्लास्टिक विरूपण मिल रहा था, जहां तक आपको चरम तनन सामर्थ्य मिल रहा था, ये और फ्रैक्चर पॉइंट ये दोनों पास पास हैं। पास पास होने का मतलब जैसे ही आपने डी के बाद स्ट्रेस का मान कम किया तो भी वो वस्तु टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। तो डी और ई पास पास होने का मतलब है कि इन दोनों का जो प्रतिबल है उसका मान बहुत कम है, उसके मान में अंतर बहुत कम है। तो अगर थोड़े से अंतर अगर डी के बाद थोड़े से अंतर के लिए भी आपकी वस्तु फ्रैक्चर हो रही है, इसका मतलब वो भंगुर है, ब्रिटल है। लेकिन फ्रैक्चर होने में अगर थोड़ा टाइम ले रही है या थोड़ा और गैप ले रही है तो वो वस्तु तन्य या डक्टाइल कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है। तो पहली महत्ता क्या आती है कि इन ग्राफ की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि आपको जो भी वस्तु दी हुई है उसके ऊपर जैसे जैसे आप लोड का मान बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे उसके ऊपर भार का मान बढ़ाते जाएंगे, वो कैसे विरूपित होता है, डिफॉर्म होता है। जैसे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके ऊपर आपको जो रॉड दिया हुआ है, जो सरिया आपको दिया हुआ है उसमें यूज करने के लिए, उसका ग्राफ अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं कि ये सरिया है, ये कितना वजन ले पाएगा खुद के ऊपर, कितना वो बढ़ेगा किसी भार के साथ में, और किस पॉइंट से ज्यादा भार आप बढ़ा देंगे उसके ऊपर तो वो टूट जाएगा। ये सब चीजें आप इस ग्राफ की सहायता से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इन ग्राफ के यूज से आप यील्ड पॉइंट निकाल सकते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन लिमिट निकाल सकते हैं,
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लिमिट निकाल सकते हैं, या फिर कितना वो मैक्सिमम टेंसाइल हो सकता है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा वो खींच सकता है, और कौन सा उसका ब्रेकिंग पॉइंट या रप्चर पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, सब एक ही के नाम है, कौन सा उसका विभजन बिंदु है, इनको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, ये मान कहाँ यूज होंगे, इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें इससे पता चल जाता है कि कोई भी सामग्री है वो स्थायी रूप से विकृत किए बिना, मतलब उसमें परमानेंट चेंज नहीं होगा, कितने बल का सामना कर सकती है, वो बिना परमानेंट चेंज हुए कितने बल का सामना वो कर सकती है। तो जब कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी मटेरियल का या किसी भी उस मटेरियल का आप यूज़ करते हैं कहीं, उस टाइम ये सब पॉइंट्स जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको आइडिया होता है कि किस फोर्स तक तो ये चीज़ आपकी उस बल को बर्दाश्त कर पाएगी और उससे आगे फिर ये टूट जाएगी। तो हम जो भी अपनी डिज़ाइन तैयार करते हैं वो इसी हिसाब से करते हैं कि इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आए। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट बनेगा। काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, खासकर जो कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज़ हैं उनके लिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।